गुड आफ्टरनून एवरीवन। 5 ही बच्चे हैं, 4 ही बच्चे हैं। आज ना हम लोग एक चैप्टर अपने को नया टॉपिक स्टार्ट करना है। उसके पहले ना हम लोग पहले कर लेते हैं एक टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं अधिकतर। पहले मैं वो टॉपिक खत्म करवा देता हूँ। पोटेंशियल का एक टॉपिक है, छोटा सा ही है, उसके बेसिस पे अधिकतर आते हैं न्यूमेरिकल्स। पोटेंशियल टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 or more charges। क्लियर? देखो 2 चार्जेस का तो सबको पता ही है, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस का। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर एक चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं हम Q1, ठीक है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई उसको रिपेयर करने वाला है ही नहीं। लेकर के आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे लेके आते हैं दूसरा चार्ज Q2, जिसकी दूरी Q1 से R है, क्लियर? तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहले लाए Q1 को 0 वर्क, अब लेकर के आते हैं 2 को, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा 0 प्लस के Q1 Q2 मान। और यहाँ पे जो अधिकतर जो एग्जाम में जो टॉप क्वेश्चन रहते हैं ना, उसपे जो चार्ज जो हम लेकर के आते हैं वो सारे के सारे सेम वैल्यू के होते हैं। क्लियर? तो के क्यू स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बार। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस? तो आंसर है के क्यू स्क्वायर बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कैटेगरी का ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज लेके आते हैं Q, 3 चार्ज कब होगा, ठीक है। एक चार्ज लेके आए Q, फिर एक चार्ज लेके आए Q, और पूछा जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले Q को लेकर के हम लोग अगर आएंगे, 3 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3। और अधिकतर जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हारे 95% केसेस में, वो ऐसे होंगे कि चार्ज इक्वल हो और फिगर सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि स्ट्रेट लाइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट में, तो वो क्यूब का भी हो सकता है। ये 3 चार्ज का पहला चार्ज लेकर के आए,
तो वर्क डन कितना, पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 0 स्टोर। दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वर्क डन तो U21 एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 प्लस, अब जब तीसरा चार्ज लेके आएंगे तो उसको रिपेल करने वाला 1 भी है और 2 भी है, तो एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, तो US हो जाएगा U21 क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A प्लस U31 क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A प्लस U32 क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A, ये हो जाएगा 3 KQ स्क्वायर बाय A। आ रहा सबको समझ में, ध्यान से, कोई दिक्कत पूछना पूछो। जितने ज्यादा चार्ज लेकर के आएंगे, पहला चार्ज आने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चार्ज आने में थोड़ी परेशानी होती है, तीसरे में और ज्यादा परेशानी, ठीक है, उस पर वर्क और ज्यादा करना पड़ता है, तो उस पर एनर्जी स्टोर और ज्यादा होती है। देखते चले जाओ कैसे टर्म्स बढ़ रहे हैं। पहले में 0, पहला चार्ज लेके आएंगे 0 टर्म, दूसरा लेके आते हैं तो देखो 1 टर्म, तीसरा लेके आते हैं तो 1 2 3 टर्म है ना, कैसे देखो, इसको नोट कर दो सबको ही। फिर 4 चार्ज का भी देखेंगे, वो भी आते एग्जाम में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर 4 चार्ज है, स्क्वायर बना रहे अगर, ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्ज है, ठीक है, Q Q Q Q, स्क्वायर का साइड है A, ठीक है। पूछा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी US इक्वल्स टू, पहले चार्ज मान लो इसको नंबर 1 2 3 4 नाम दे देते हैं। 1 को लेके आएंगे 0 वर्क, 2 को लेकर के आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 1 ओनली, तो एनर्जी हो जाएगी U21 प्लस, फिर 3 को लेकर के आएंगे तो फिर से वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 1, U32 प्लस U31, फिर 4 को लेकर के आएंगे, फिर से वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी होगी U का 4 की एनर्जी होगी ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 3, US हो जाएगा 0, U2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A, U3 ड्यू टू 2 हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A, 3 ड्यू टू 1 हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय रूट 2A, ठीक है, फिर 4 ड्यू टू 1 हो जाएगा
KQ स्क्वायर बाय A, 4 ड्यू टू 2 हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय √2A, एंड 4 ड्यू टू 3 हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A। तो इसको आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 है KQ स्क्वायर बाय A वाले, और √2A वाले 2 है, प्लस 2 KQ स्क्वायर बाय √2 है। सबको समझ में आई कि नहीं? यही बात बोलो हाँ या ना। यस दुर्गा, सर। समर्थ, रचित, कृतिका, लुची, पूजन, तन्मय, उवेश, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है ना? Yes, sir. तो बहुत बढ़िया। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है? स्कूल एग्जाम में आते हैं, तो इसको तुम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। क्लियर? उसको फटाफट सबको नोट कर जाओ। तो यहाँ तक कि तुम्हारे एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? और 4 चार्ज के ऊपर आने की चांसेस नेग्लिजिबल है, ठीक है? उसके ऊपर अगर आता है ना, ऐसा नहीं कि सवाल में क्यूब वाला नहीं आता, क्यूब वाले भी आते हैं, लेकिन फिर वो एंट्रेंस वाले टॉपिक में आ जाते हैं। और देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि एंट्रेंस का कि भाई एकदम दोनों में क्या एकदम कोई शार्प लाइन है कि ये एंट्रेंस का है, बोर्ड का है, और ये एंट्रेंस का है। कभी कभी कुछ टॉपिक इधर से इधर भी आ जाते हैं, या बोर्ड के भी आ जाते हैं एंट्रेंस में, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैंने कितनी बार देखा कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एंट्रेंस से पिछले साल के टॉपिक आ चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, पोटेंशियल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। मैं ना जो क्या कहते हैं, इसमें क्यूब वाले में ना, इसमें क्यूब वाला जो क्वेश्चन होगा, क्यूब में जैसे कि चार्ज को रखा जाएगा क्यूब के एंड्स पे ऐसे करके, ठीक है? अब इसका भी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है, तो 12 चार्ज हो जाएंगे। फिर अब सोचो ना, क्या कहते हैं, एक चार्ज में 2 था, मतलब 2 चार्ज में एक आंसर आ रहा था, एक पोटेंशियल एनर्जी का। 3 चार्ज में 2 थे, फिर 4 चार्ज में कितने 5 आ रहे थे। तो ऐसे करके नंबर बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है, ठीक है? तो इसका जो डिस्कशन है ना हम लोग, ठीक है, वो हम लोग करेंगे इसमें एंट्रेंस वाले टॉपिक पे, ठीक है? क्यूब वाला। हालांकि तुम्हें मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर्स। दिस इज अ न्यू टॉपिक, चैप्टर। अगर देखा जाए कैपेसिटर्स, तो मैं बता दूं सबको, जो सीबीएसई वाले बच्चे जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उनका ये सेकेंड कंटिन्यू है। एनसीईआरटी में जो शुरू के पेजेस है ना, उसपे वोल्ट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया गया, उसके बाद सेकेंड कंटिन्यू में कैपेसिटर्स है, ठीक है? तो मतलब जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उनका सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, और जो नूतन फिजिक्स फॉलो कर रहे हैं, उनका है ये 4th चैप्टर,
की स्टार्टिंग। न्यूटन फिजिक्स में थर्ड चैप्टर में पोटेंशियल पूरा डिस्कस किया गया है, सेकंड चैप्टर में गॉस थ्योरम डिस्कस किया गया है और फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो भाई जो भी अपनी टेक्स्ट बुक फॉलो करे उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करें आज कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर्स क्या होते हैं। पहली बात तो देखा होगा कि ये जो है ना हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। जो भी तुम देखो अगर क्या कहते हैं, कभी तुम्हारा अगर ये कैलकुलेटर टूट जाता है तो उसका ना मदरबोर्ड होता है, वहां पे ना देखिए होगे कि ग्रीन ग्रीन करके कुछ होता है, वो कैपेसिटर होता है। जब तुम देखोगे ना लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड होता है ना, उस पर भी ग्रीन ग्रीन कुछ होता है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कभी तुम्हारे घर का पंखा खराब हो जाए ना, तो और उसपे देखना एक सिलेंडर होता है, ठीक है, मेटल का ऐसा करके, वो बोलता है ना कि उसको कभी तोड़ोगे ना तो उसके अंदर से कुछ कुछ पाउडर टाइप का निकलता है। तो वो पूरा जो सेटअप जो होता है ना पूरा का पूरा, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, बड़ा सा उसको एक्चुअली बोलते हैं, वो मिस्त्री आकर के बोलता है कि पंखा खराब हो गया क्योंकि इसका कंडेंसर ठीक नहीं है। कंडेंसर एक्चुअली लोकल नेम हो गया कैपेसिटर का। ठीक है, एक्चुअली कंडेंसर क्यों बोल, एक्चुअली वर्ल्ड वार 2 के पहले ना इसी कैपेसिटर का नाम कंडेंसर था। तो आज भी बहुत लोग जो है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन साइंस की बुक्स पे उसको अब कैपेसिटर लिखा जाता है। ठीक है, और बोल चाल में उसको कंडेंसर भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये सब क्या हो गया, ये सब एक्चुअली क्या कहते हैं, क्या कैपेसिटर, ये जो होता है क्या कहते हैं, जो स्टार्टर होता है इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर, जो पुरानी ट्यूबलाइट आती थी, ठीक है, अभी तो एलईडी आती है, उसमें जो स्टार्टर होता था वो कैपेसिटर होता था। तो कैपेसिटर जो होता है ना बहुत जगह काम आता है। इनफैक्ट कभी तुम अगर देखे होगे कि ना वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जाओगे ना तो कभी कभी मान लो कोई हार्ट के पेशेंट होते हैं ना अगर, तो उनका अगर हार्ट काम करना बंद कर देते हैं ना, तो उनका देखा होगा कोई मशीन होती है, बहुत जोर से उस मशीन से झटका दिया जाता है उसको चेस्ट पे रख करके। वो किससे बना होता है? कैपेसिटर से बना होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में बहुत काम की चीज होती है। ये सब कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कहानी को आगे चालू करने से पहले हम लोग ना पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं। एक है कैपेसिटर, दूसरा है कैपेसिटी, और तीसरा वर्ड होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये तीन वर्ड है। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, मान लो कोई बॉडी अगर ऐसे है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज देते ला करके, एक चार्ज ला के दिया, चार्ज इस पे आकर के स्टोर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं, वो भी इस पे आके स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसको रिपेल करेगा। हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे, वो भी स्टोर हो जाएगा। इसको स्टोर करवाने के लिए ये दो चार्ज इसको रिपेल करते हैं, हम चौथा लेके आएंगे, हम पांचवा लेके आते हैं। ऐसे करके हम लोग इस बॉडी में ला करके चार्ज को स्टोर करने लगते हैं। ये जो बॉडी, ये जो चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज अ बॉडी which stores charge and energy। ठीक है, चार्ज तो स्टोर करेगी करेगी, प्लस क्या स्टोर करती है, वो एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद ये एक पहला टर्म सबको समझ में आ गया, कुछ खास बात नहीं है। सेकंड आता है कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी क्या होती है। अब कैपेसिटी वर्ड कोई पहली बार नहीं सुना जा रहा है, सबने पहले पढ़ के रखा है। तुम्हारे घर में पानी की बाल्टी होगी, ठीक है, तो उसको मान लो पानी, कुछ कुछ बाल्टियों में लिखा रहता है ऐसे कि 5 लीटर की बाल्टी है। 5 लीटर की बाल्टी मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर है। 5 लीटर से पानी अगर हमने एक बूंद भी डाला तो पानी क्या होता है, फ्लो करके बाहर चला जाता है। इन द सेम वे हमारे पास जो चार्ज बॉडी होती है उसके पास एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने इसको चार्ज दिया, देते गए देते गए। अब क्या होता है कि इसके आजू बाजू जो होता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ मीडियम होगा, है ना, कोई मीडियम होता है।
मीडियम जैसे एयर हो गया, तो उस एयर के पास क्या होता है, अपना एटम होता है, और उस एटम के पास ना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ खींच के रखता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बेचारा, उसको इधर से भी खींचा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और एक तरफ जो है इधर से भी खींचा जा रहा है, ठीक है। एक तरफ अंदर से लग रहा फोर्स, एक तरफ बाहर से लग रहा फोर्स। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, तो न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर खींच रहा है, ये बेचारा बीच पे अटका हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब अगर हमने यहाँ पे चार्ज को बढ़ाया, पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने यहाँ से इंक्रीज किया, तो इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ पे चार्ज को एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये इस पे बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब इतना फोर्स बढ़ गया कि ये जो न्यूक्लियस जिस फोर्स से खींच रहा था, मान लो वो फोर्स 100 था, हमने इतना चार्ज इंक्रीज कर दिया कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी 100 हो गया बाहर की तरफ। अब जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस लगा रहा है, उतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव स्फीयर भी लगा रहा है। फोर्स हो गया बैलेंस, ठीक है, बराबरी आ गई। हमने क्या किया, हमने एक चार्ज इस पे एक्स्ट्रा दे दिया और स्फीयर पे, चल ले चार्ज, फोर्स बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन पे, हमने स्फीयर को एक चार्ज और दे दिया। अब क्या हुआ, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रहा है फोर्स 100.1 और न्यूक्लियस इधर लगाता है 100। नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। अगर नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स राइट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम को छोड़ेगा, टाटा बाय बाय करेगा, और यहाँ से निकल करके आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और एक चार्ज जो हमने एक्स्ट्रा दिया था उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो चार्ज जो हमारे पास जो हमने एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव दिया था, वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो चार्ज हमें कहाँ पर दिखेगा, तो वो चार्ज हमको दिखता है विद द एटम, और ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खो दिया। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने इस स्फीयर को एक और चार्ज दिया पॉजिटिव। फिर से क्या करेगा, ये हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट करेगा फोर्स, उसको खींच लेगा, और ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज हमको दूसरे एटम में दिखेगा। तो तुम एक चीज देखो, अगर हमने इस बॉडी को एक चार्ज दिया बियॉन्ड अ लिमिट, तो वो चार्ज जो होता है, वो चार्ज वहां से लीक कर जाता है, और वो हमको एयर की एटम्स में दिखता है। यहाँ पे तो पानी का ड्रॉप डायरेक्टली गिर जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वो चार्ज उड़ करके हवा में उड़ करके यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं। उसका लीक करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को न्यूट्रलाइज कर देगा, और वो पॉजिटिव हमको वहां पर दिखेगा। जो पिक्चर की एंडिंग है वो ठीक पानी जैसी होती है, पॉजिटिव हमको बाहर दिखता है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो एक पॉजिटिव हमने इसको दिया, ठीक है, मान लो कि जैसे देखो, एक मिनट रुको, मान लो कि यहाँ पे चार्ज स्फीयर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एयर का एटम है, इस एयर के एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और न्यूक्लियस इधर खींच रहा है। मान लो न्यूक्लियस का फोर्स है 100, हमने यहाँ पे चार्ज दिया, चार्ज देने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसकी वजह से अंदर फोर्स हुआ मान लो 50, ठीक है। अभी न्यूक्लियस का फोर्स बड़ा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि बाहर का फोर्स कम है, हम बाहर का चार्ज बढ़ाते चले जाते हैं।
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और ये जो फोर्स है ना बाय दिस स्फीयर, ये फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। और ये फोर्स बढ़ते बढ़ते हो जाएगा मान लो 100। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? सबको बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, न्यूक्लियस sir. का फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. ओके। स्फीयर में अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो जो स्फीयर जो फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? Variable. वेरिएबल रहेगा, ठीक है। एक समय इतना चार्ज दे देंगे कि जो स्फीयर अप्लाई करेगा फोर्स और जो न्यूक्लियस अप्लाई करेगा फोर्स बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अगर हमने एक चार्ज इस पे और एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, बराबरी के बाद हमने एक चार्ज क्या किया, एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे, ठीक है, मान लो, तो क्या होगा, ये जो अब जो स्फीयर जो अप्लाई करेगा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पहले 100 करा था, एक चार्ज हमने एक्स्ट्रा कर दिया, इतना चार्ज दे दिया कि जो करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स वो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया हुआ फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। हमने इतना चार्ज दे दिया, फिर हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। अब जो स्फीयर जो अप्लाई करेगा फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 100 से ज्यादा होगा, कम होगा कि बराबर होगा? 100 से ज्यादा होगा, कम होगा कि बराबर होगा? ज्यादा. सबको क्या, बाकी लोग सब चुप बैठे हैं। ज्यादा ज्यादा होगा, सबको क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब क्या होगा अगर ये फोर्स हो जाता है मान लो 101, कितना हो गया फोर्स? 101। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या एटम में रहेगा कि अलविदा कह देगा उसको? अलविदा कहने। अलविदा कह देगा, ठीक है, मतलब अलविदा छोड़ करके निकल जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब ये आया यहाँ पे, इस पॉजिटिव को कर दिया न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो हमने जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया था वो हो गया न्यूट्रलाइज। वो पॉजिटिव किसके पास दिखेगा हमको? एटम के पास दिखेगा, यस या नो? Yes, sir. सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आ रही है सर। क्लियर हो गया? तो हमने जब इसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया लिमिट के बियॉन्ड तो वो चार्ज हमको बाहर दिखता है। हमने अगर यहाँ पे कहीं दे दिया एक्स्ट्रा पॉजिटिव तो हो सकता है कहीं वो कहीं दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींच करके न्यूट्रलाइज कर दे उसको। इस तरह से क्या होता है कि हम चार्ज किसी भी स्फीयर को बियॉन्ड द लिमिट नहीं दे सकते। अगर बियॉन्ड द लिमिट देंगे तो वो चार्ज क्या होता है, लीक करने लगता है। क्लियर हो गई बात? समझ यस सर। समझ में आ गई बात? इसको शॉर्ट पे लिख लो, ये सब डायग्राम ऐसे था, ठीक है। इसको शॉर्ट पे लिख लो। Everybody has a limit of storing the charge. ठीक है, full stop. If a charge beyond the limit is given, the charge leaks in the medium around. Full stop. उसके बाद limit is called capacity. इसको फटाफट नोट कर दो सबको, 1 मिनट में आया। इसको नोट कर जाओ। सर इस कॉल के पहले क्या लिखा है? इज कॉल्ड कैपेसिटी। सर अराउंड के बाद वो वाला वर्ड. Around, full stop. In the medium around, full stop. This limit is called capacity.
सर हाँ, एक बोलो डाउट। क्या पूछो। सर हमने बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया इसको बॉडी को, और वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, पर हाँ उसके आजू बाजू वाला मीडियम है वो इतना इजीली उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो वो तो, उसकी तो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो सर मैं बता रहा हूँ कैपेसिटी अभी। से वो अभी बस उसके बाद यही डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ऐसा आता है हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी। ठीक है, कि कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो इंक्रीज कैपेसिटी। एक तरीका तो ये ना कि हम लोग ना चार्ज बॉडी के अराउंड जो वैक्यूम क्रिएट कर दें। अगर सोचो वैक्यूम होगा तो कितना भी चार्ज देते चले जाओ, जब मान लो कोई एटम ही नहीं है बाजू में तो किससे लेगा इलेक्ट्रॉन, तब तो तुम इस पे इन्फिनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, पार्शियल वैक्यूम होता है। जितना अच्छा वैक्यूम क्रिएट करते हैं कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। और दूसरा तरीका ये ना कि हम इसके अराउंड कोई अगर ऐसा मीडियम ला करके रख दे जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज ना करे। जैसे मान लो एक मीडियम होता है माइका। ठीक है, माइका एक्चुअली एक मटेरियल होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देता है। न्यूक्लियस होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, बिकॉज उसका न्यूक्लियस का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस पर क्या होता है, अगर मान लो ये बॉडी है, उसको हमने अगर एयर में रखा, उस पर चार्ज स्टोर होता है मान लो 1 करोड़। अगर हमने उसी के अराउंड माइका क्रिएट कर दिया तो वही बॉडी है, लेकिन माइका जब मीडियम अराउंड है तो उसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा 1.25 करोड़, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टू इंक्रीज कैपेसिटी हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला, टू क्रिएट वैक्यूम अराउंड चार्ज बॉडी, एंड सेकेंड टू surround body with medium which does not lose electron easily. Example, mica. हो गया क्लियर समझ तुम्हारी बात? हाँ सर। सर इसमें इनर्ट गैसेस भी ला के रख सकते हैं ना? हाँ, इनर्ट गैस भी रखो तो बॉडी, टू सराउंड बॉडी विथ मीडियम, मीडियम में इनर्ट गैस लेके आ जाओ ऐसा। नोट कर जाओ। आगे बढ़ते हम लोग। थर्ड इस पे टॉपिक आ रहा है हमारा, आएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस की अगर बात करें
तो क्या होता है, देखो मान लो कोई बॉडी है, अगर मुझे ना इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, ऐसे एक वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टेज इसके अक्रॉस नापने के लिए मैंने ना इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, ताकि इसका वोल्टेज जो है ना 0 से बढ़ करके हो जाए 1 वोल्ट। चार्ज देना स्टार्ट किया, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज, ऐसे कि मैंने इसको 10 कूलम चार्ज दिया, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसके अक्रॉस 0 से बढ़ के हो गया 1 वोल्ट। कितना चार्ज दिया मैंने, 10 कूलम। तो मुझसे पूछा जाएगा कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 10। ठीक है, सिंपल सी भाषा में याद रखना कि चार्ज देने से वोल्टेज बढ़ता है, तुम लोगों ने पढ़ के रखा था ना KQ/R। अगर चार्ज देने से वोल्टेज बढ़ता है तो मुझे किसी बॉडी को कितना चार्ज देना पड़ेगा ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस 1 वोल्ट से बढ़ जाए। जो भी चार्ज मुझे देना पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं बॉडी का कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटेंस, इट इज द चार्ज required to increase potential difference across body by 1 वोल्ट। ठीक है, और एक चीज समझना, अगर हमको वोल्टेज V से बढ़ाना है पोटेंशियल, ठीक है, किसी बॉडी के क्रॉस, तो या किसी बॉडी का पोटेंशियल अगर मुझे V से बढ़ाना है तो मैंने चार्ज दिया Q। अगर मुझे पोटेंशियल 1 से बढ़ाना है तो मुझे चार्ज देना पड़ेगा Q/V। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज ओनली कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, और देखा जाए तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि अगर हमको किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 से बढ़ाना है तो जो चार्ज देना पड़ेगा वही किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस। एक मिनट में आया। ठीक है, इसको है ना देख सकते हो, इफ V इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन C इक्वल्स टू Q। अभी थोड़ा सा ना मतलब समझ लो इस पे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। V यहाँ पे क्या होता है, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, समझना चीज को। V क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लो एक ही बॉडी है, सिंगल आइसोलेटेड बॉडी, अकेला बॉडी है, ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ का पोटेंशियल एक ही बॉडी है और दूसरा बॉडी कहाँ पे, किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल हो जाएगा मान लो 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बॉडी का और इन्फिनिटी का, तो 10 माइनस 0। अगर मान लो दो बॉडी है, ठीक है, तो मान लो इसका पोटेंशियल है 20, इसका मान लो -20 है, तो यहाँ पे V क्या लेंगे हम लोग, बॉडी का, दो बॉडी है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका दोनों बॉडी का, तो 40 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 40 लिखूंगा। ठीक है, तो इस पे ना हम लोग आगे आकर के बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग में ये बैठा के चलो बात कि यहाँ पे V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर सिंगल बॉडी है तो बॉडी का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो बॉडी है तो बॉडी का पोटेंशियल माइनस दूसरे बॉडी का पोटेंशियल। ठीक है, उसको नोट कर दो। एक बार इसको लिखो, एक मैं एक टेक्स्ट लिखी।
आगे बढ़ते हम लोग अब। सर एक डाउट है बोलो। सर, कोई कैपेसिटर है उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं हम, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं उसको, तो सर उसको वैक्यूम में रखेंगे सर उसकी कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ही सकता है ना। एक मिनट ये बोलो थोड़ा सा। हाँ क्या बोल रहे हो? सर कोई कैपेसिटर है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे बढ़ाते जा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे कि कोई भी एक चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है कि जो न्यूक्लियस जो अंदर लग रहा है उस पे उससे ज्यादा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना। तो दोस्त तक किसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर सकता है वो। तो सर रिपेल करके लूज कर देगा ना इलेक्ट्रॉन, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होगा तो लूज कर देगा ना इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर सर वहाँ कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ेगी वैक्यूम में रखने पे भी। अगर मान लो बात, तो हो भी सकता है ऐसा कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अभी अगर वो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स अप्लाई करे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा आयन क्या हो जाएगा, वो आयन हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सर सिर्फ कैपेसिटर की बात करें, जैसे आपने बताया था ना फर्स्ट इंक्रीज करने के लिए वैक्यूम में हाँ रख दे कोई कैपेसिटर को, तो अब हाँ, वो पॉजिटिवली चार्ज था, उसकी जगह नेगेटिवली चार्ज रख दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज होगा तो हो सकता है वो किसी दूसरे एयर के एटम को के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे वो, ठीक है, और वो सर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। वैक्यूम में कैसे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, कोई होगा ही नहीं एटम तो। तो नहीं हो सकता, जैसे मान लो अगर ऐसा कोई ऐसे नेगेटिव है, ठीक है, और न्यूक्लियस ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बट ये सर कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा। दूसरा एटम कैसे होगा, वैक्यूम है ना। हाँ वैक्यूम होगा तो फिर वो इन्फिनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है। पर सर फिर उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वैक्यूम में है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज तो कर ही सकता है क्योंकि रिपेल कर रहे हैं ना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे। तो हाँ, फिर रिपेल करेंगे तो फिर वहां से फिर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। सर फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं अगर हम वैक्यूम में रख रहे हैं फिर और भी। फिर अगर फिर वैक्यूम होगा तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं फिर, ठीक है, फिर वहां पे कैपेसिटी तो उसको हम लोग बढ़ेगी कहते हैं नहीं। एक्चुअली, अगर तो देखो अगर वहां पे पॉइंटेड एजेस अगर होंगे ना तब तो फिर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर वो इन्फिनिटी फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर वहां फिर चार्ज का लीकेज होना चालू हो जाएगा। सही बोल रहे हो, फिर सही तो बोल रहे हो, सर वहां पे फिर वहां पे क्या चार्ज का लीकेज हो रहा, अगर वो सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट है ना, ठीक है, देखो ये सब केसेस बिल्कुल आइडियल हो जाती है, ठीक है, अगर बिल्कुल से फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो वो ना भी निकले, ठीक है, या बहुत कम निकले, लेकिन अगर थोड़ा सा पॉइंटेड होगा ना तो बहुत ज्यादा वहां पे लीकेज होगा। सही बोल रहे हो। तो सर वो जो बढ़ाने वाला बात है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। फिर इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो कुछ वैल्यू रहेगी उसकी, फाइनाइट वैल्यू, ऐसा। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना, फिर फाइनाइट वैल्यू रह जाएगी। अब बोला क्या ना कि v इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, सी हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ऑफ सी इज कूलम पर वोल्ट और फैराड, ठीक है, इसका सिंबल हो जाता है एफ। तो जैसे कि याद रखना, अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, वैसे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, या इसका दूसरा, इसका हम लोग कूलम पर वोल्ट को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में फैराड, ठीक है, सिंपल ऐसा यूनिट होता है, इसको नोट कर देना, ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो लिख क्या होगे, फैराड। फिर आएगा राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, ये भी 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो वो भी तुम लिख सकते हो, इसको नोट कर दो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा
वोल्ट का हो जाएगा W/Q, Q का हो जाएगा IT और वर्क का हो जाएगा ml², ml-2 T का पावर 4 I का स्क्वायर। इसको नोट कर दो। अब देखो एक बात कि याद रखना है, अगर हमसे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस Q/V होता है, तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज बढ़ाने पे क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, आंसर इज नो। याद रखना कि जैसे तुम लोगों ने सीखा था ना क्लास 10th में कि रेजिस्टेंस होता है V/I, अगर वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट भी बढ़ता था इन सच ए वे कि V/I कैसा रहता था, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो था वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता था। इन द सेम वे जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और वो C कांस्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई स्फीयर है, तो हमने चार्ज बढ़ाया इसके ऊपर, तो हमको पता है कि V = 1/4πε0R Q हो जाता है। तो Q/V यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो Q/V यहाँ पे रहता है कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं C। ठीक है, तो C इज अ कांस्टेंट व्हिच इज 4πε0R। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट पे। नोट क्या करना है, कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलना एकदम नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V, फुल स्टॉप। इट डिपेंड्स ऑन, देखो जैसे यहाँ पे C किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है रेडियस के ऊपर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम था, है ना। ये चेंज हो जाए अगर तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ बॉडी, और किस पे डिपेंड करता है ये, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम अराउंड द बॉडी, है ना। अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम ले लेते हैं तो उसके लिए परमिटिविटी अलग हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा। मीडियम अराउंड द बॉडी, इसको नोट कर दो सबको। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क के आते हैं एग्जाम में। यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ऐसे पूछते वो लोग। बहुत 1 मार्क में बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन आएगा, मान लो कि व्हाट इज साइज ऑफ स्फीयर, व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of sphere whose capacitance is 1 farad। तो हमको पता है कि C = 4πε0R, तो C कितना है 1 farad।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे भेज दो, इक्वल टू आर, है ना, यही हो गया। अभी हमने देखा था पीछे कैपेसिटेंस सी था, सी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था ना, देखो तो सी इक्वल टू इतना, क्यू बाई वी सी हो जाएगा, तो सी ये हो गया। तो आर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10⁹ हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। मीटर, ये रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर, बहुत बहुत बड़ा है, समझो। ये अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब सोचो, अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, उससे कितना बड़ा ये रेडियस हमको लेना होगा स्फीयर का, ताकि उस स्फीयर का कैपेसिटेंस हो जाए 1 फैराड। तो पता है क्या, इतना बड़ा स्फीयर पॉसिबल ही नहीं बनाना, इसीलिए जो कैपेसिटेंस होता है ना 1 फैराड, ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा यूनिट होता है हमारे लिए यूज करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं ना इसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, वो होता है प्रैक्टिकली वी यूज हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं माइक्रो फैराड, दैट इज 10⁻⁻⁶ फैराड। हम लोग यूज करते हैं पिको फैराड, 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। हम यूज करते हैं, हाँ बस यही दो जनरली हम लोग यूज करते हैं। नैनो भी यूज करते हैं कभी कभी, 10⁻⁹ फैराड, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा कि व्हाई इज फैराड अ इम्प्रैक्टिकल यूनिट, तो लिख क्या होगे, बिकॉज if a sphere has capacitance 1 farad, then its radius will turn out to be this much kilometer. Calculation वहां पे दिखा दोगे, and this is a extremely large radius, so we use the unit as so 1 farad is a impractical unit. ये भी क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसको नोट कर दो। अब हम कैपेसिटेंस जो पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। किसी बॉडी का कैपेसिटेंस बोला गया 5 है, ठीक है, और किसी का बॉडी का कैपेसिटेंस बोला गया है 2 है। जिसका कैपेसिटेंस 5 है, मतलब उसमें अगर हमने 1 वोल्टेज बढ़ाया है तो उसमें हमने कितना चार्ज स्टोर किया 5, और किसी का हमने अगर किसी का बोला गया कैपेसिटेंस अगर 2 है तो उसमें अगर हमने 2 वोल्ट बढ़ाया है तो उसका कैपेसिटेंस हमने बोला कि 2 है, तो उसमें हमने चार्ज कितना डाला है 2 है। किसी का 5 है सी, किसी का 2 है सी, इसमें वोल्टेज बढ़ाना है अगर हमको मान लो 1, इसमें भी बढ़ाना है 1 है, तो चार्ज यहाँ पे कितना देना पड़ेगा हमको 5, यहाँ चार्ज कितना देना पड़ेगा हमको 2, यहाँ चार्ज ज्यादा देंगे, यहाँ चार्ज कम देंगे। ज्यादा चार्ज अगर हम दे रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, क्लियर, ऐसा। यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैसे लिखना, मोर द कैपेसिटेंस more the energy, more the charge and energy a capacitor can
ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। ठीक है, आगे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफी इतना। ठीक है, चलो बस तो पढ़ लेना अच्छे से घर पे। बाय, टेक केयर।